गुड इवनिंग ऑल बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। बच्चों काफ़ी दिन के बाद हेल्थ इश्यूज़ के वजह से लेक्चर आपके पास नहीं जा पा रहा था। अब फ्रिक्वेंटली जाएगा और कोशिश करूंगा कि आपका सिलेबस बहुत ही जल्दी खत्म हो जाए। आइए आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल है, लेक्चर 17th में एक छोटा सा टॉपिक को कवर करेंगे और 18th में इसको मैं करूँगा थ्योरम 6.3। फिर आप सोचोगे कि मैंने इसको क्यों लिख रखा है, अभी थोड़ी देर में बता देता हूँ। अभी इस लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ये क्राइटेरिया, ये सारी की सारी क्राइटेरिया इसमें काम आएगी, ठीक है। तो कुछ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के लिए आपको 9th में मैंने पढ़ाया था, 10th के इसी टॉपिक में स्टार्टिंग में भी हमने पढ़ाया था क्या क्या सिमिलरिटी के लिए क्राइटेरिया होगी। जरा दो वर्ड को फिर रिकॉल कर लो। कौन कौन से दो वर्ड को रिकॉल कर लीजिए? सिमिलरिटी, सिमिलर ट्रायंगल को और कांग्रुएंट को, ये दोनों चीज़ को रिकॉल कर लेते हैं और देखते हैं। बात करेंगे सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर अब मैं ट्रायंगल लिख देता हूँ, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल, इस सिमिलर ट्रायंगल की क्या क्या क्राइटेरिया हो सकती है? तो आपने पढ़ा था कि सिमिलर ट्रायंगल अगर दो हों, दो ट्रायंगल हैं, एक ये ट्रायंगल है और दो ट्रायंगल हमारे पास है, दो ट्रायंगल, ठीक। एक ये ट्रायंगल, एक ए ट्रायंगल, इसका नाम रख दो ए बी सी और इसका नाम रख दो डी ई एंड एफ। दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे आपने पढ़ा था, फिर पढ़ लीजिए थोड़ा सा आज और मैं क्लियर कर दूं आपको। सिमिलर ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बी है, अगर मैं इसको और इसको ऐसे कर दूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी ई के करस्पॉन्डिंग एंगल है। कौन से एंगल है? इन दोनों ट्रायंगल में बी के करस्पॉन्डिंग एंगल ई है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और इसके करस्पॉन्डिंग एंगल डबल मैंने कर दिया तो समझ लो इसके करस्पॉन्डिंग ये है। यहाँ पे मैंने 3 ऐसे कर दिया आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो ये दोनों में ये दोनों आपस में, ये दोनों ट्रायंगल के ये एंगल ए और डी करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। अच्छा, ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई। तो सिमिलरिटी के लिए दो ट्रायंगल सिमिलर कब कहलाएंगे? फर्स्ट कंडीशन क्या देखा था आपने कि ये दोनों ट्रायंगल के एंगल, कौन से एंगल, ए से स्टार्ट कर लो या बी से, चाहे जहाँ से स्टार्ट कर लो, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर एंगल ए की बात करें तो एंगल ए किसके इक्वल होना चाहिए? करस्पॉन्डिंग एंगल डी के, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग ये है। अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग ई है, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, एंगल बी और एंगल ई आपस में इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग सी के करस्पॉन्डिंग एफ होगा, तो एंगल सी इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग एंगल एफ के, ठीक है। ये अगर हो तो ये सिमिलर कहलाएंगे, ऐसा नहीं है, ये तो होना ही चाहिए। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंड, इसके साथ साथ क्या होना चाहिए कि दोनों ट्रायंगल के जो आर्म्स है, आर्म्स बोले तो ए बी डी ई, ये जितने आर्म्स है, 3 आर्म मिल करके ट्रायंगल बनता है। तो ये तीनों, इस ट्रायंगल के तीनों आर्म इस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग आर्म्स के प्रोपोर्शनल निकालेंगे और वो प्रोपोर्शनल आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो कहेंगे कि ये सिमिलर ट्रायंगल है। फिर से मैंने क्या कहा कि ए बी, आर्म ए बी ओवर आर्म, इसके कौन से करस्पॉन्डिंग आर्म है? ये है डी ई। तो ए बी और डी ई की रेशियो इक्वल हो जाए ए सी या फिर ऐसे बी सी और ई एफ के रेशियो के, बी सी और ई एफ के रेशियो के, और ये इक्वल हो जाए ए सी और डी एफ। इसके करस्पॉन्डिंग ये है, इसके करस्पॉन्डिंग ए है, ए सी और डी एफ के। फिर से अगर किसी दो ट्रायंगल में ये सिचुएशन हो एंड ए भी हो, कंपल्सरी है, यानी 1 2 3 4 5 6 स्टेप, यानी कि ये दोनों जहाँ पे दिखे, ये और ये, यानी कि दोनों ट्रायंगल के सारे एंगल, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी आपस में इक्वल है, तो कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं? सिमिलर है, ठीक। अब क्या सिमिलर है? वर्ड सिमिलर से आप सोचोगे कि सेम, नो। फिर से क्या सिमिलर है? ये आर्म्स की, करस्पॉन्डिंग आर्म्स के रेशियो, ना कि आर्म। फिर से ये दोनों आर्म, यानी कि ए बी और डी आर्म बराबर नहीं है, इनकी रेशियो इक्वल है आपस में। फिर से
मेजरमेंट ए बी जितनी लंबी है उतने लंबी ये नहीं है, ये बात नहीं मैं कर रहा हूँ। ये करस्पॉन्डिंग आर्म की रेशियो आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आर्म्स का मेजरमेंट आपस में इक्वल है। ये बात क्लियर हो गया, इनके मेजरमेंट इक्वल नहीं, यानी कि फिर से अगर किसी दो ट्रायंगल में ये सारे करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो एंड इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी इक्वल हो तो ऐसे ट्रायंगल को सिमिलर ट्रायंगल कहेंगे, है ना। ये बराबर भी दिख रहा है लेकिन बराबर नहीं हो सकता, ये बड़ा दिखेगा, ये बड़ा दिखेगा या इससे छोटा दिखेगा, क्योंकि एंगल ही तो बराबर हम बात कर रहे हैं। प्रोपोर्शनेट साइड बराबर होंगे तो शेप देखोगे तो शेप बराबर नहीं दिखेगा। अगर इसको बेस मानते हो तो दूसरा ट्रायंगल इससे बड़ा दिखेगा या इससे छोटा दिखेगा, है ना। अगर इक्वल दिख जाए साइड भी इक्वल दिख जाए तब तो इक्विलैटरल की बात हो जाएगी, तब तो कांग्रुएंट की बात हो जाएगी, है ना। चलिए, तो मैंने अभी क्या बताया कि दो ट्रायंगल हैं, मैं बना दूं, मिट गया था ना, DEF, ठीक है। अगर दो ट्रायंगल हैं, दो ट्रायंगल हैं और इनके एंगल और रेशियो, किसकी रेशियो, आर्म्स की रेशियो, प्रोपोर्शनेट रेशियो सेम है तो कहेंगे सिमिलर है। दूसरी बात है कांग्रुएंट की। कांग्रुएंट को देख लीजिए, कांग्रुएंट किसको कहेंगे, कांग्रुएंट। इसी पे देख लो आप, कांग्रुएंट और इसमें क्या डिफरेंस है बेटा, ये तो बराबर ही रहेंगे। कांग्रुएंट में क्या हुआ, एंगल ए यानी करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि सारे एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि ये इक्वल रहेंगे और ये ये डी और बी रहेंगे किसके, एंगल ई के, और सी रहेंगे एंगल एफ के। ये तो रहेंगे ही रहेंगे, एंड इसमें एंड है, देखो डिफरेंस कहाँ होके आ जाएगा, एंड साइड ऑफ बोथ द ट्रायंगल, यानी कि मेजरमेंट ऑफ साइड्स या मेजरमेंट ऑफ आर्म्स ऑफ बोथ द एंगल्स, बोथ द ट्रायंगल्स इज इक्वल। यहाँ पे क्या था, यानी कि साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड, corresponding sides will also equal in measurement, है ना, मेजरमेंट में। यानी कि अगर ये 2 सेंटीमीटर है कि ये भी 2 सेंटीमीटर की, ठीक है। अगर 3 है तो ये 3 की है, ये 4 है तो ये 4 सेंटीमीटर की है। करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इनके बराबर होने चाहिए, ठीक है। चलिए, इसका मतलब कि ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप, मोटा मोटी मैं कहूँ कि कांग्रुएंट कौन होते हैं, जिनके एंगल आपस में बराबर हों और साइड्स भी आपस में सब इक्वल हों। तो यानी कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अगर चिपकाओगे तो एक दूसरे पे जैसे ये मार्कर ओवरलैप कर जा रहा है, देखो इन दोनों मार्कर के ये पूरे साइड सब कुछ बराबर है ना, एक दूसरे पे चिपक के पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो उसी तरह से इसकी बात कर रहे हैं। दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, ये दोनों में तो बराबर है, यहाँ आके आ रहा है, यहाँ पे साइड्स की रेशियो इक्वल है, यहाँ पे साइड के मेजरमेंट ही इक्वल है। एक चीज़ तो कन्फर्म हो गई इससे बेटा कि कांग्रुएंट सिमिलर हो सकता है, क्योंकि जब ये दोनों बराबर हो जाएं, मैं कहूँ कि ये दो ट्रायंगल है हमारे पास और दोनों के साइड्स बराबर हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल एंगल तो सारे के बराबर हैं आपस में, और ये साइड्स जितनी ही है उतनी है, जितनी है उतनी है, और जितनी है उतनी ये है, तो ऐसे को कहेंगे कांग्रुएंट, है ना। यही मैंने बोला। तो इसका मतलब कि कांग्रुएंट सिमिलर भी हो सकते हैं। सिमिलर का मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल है तो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है तो सर्किल, ये देखो सिमिलर नहीं है, यानी दोनों ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल हो गए तो भी सिमिलर कहेंगे। वो बात अलग है कि कांग्रुएंट होगा या सिमिलर होगा। और सिमिलर का मतलब क्या, शेप में सिमिलर, शेप दोनों के एक हो और एंगल और प्लस प्रोपोर्शनेट रेशियो भी इनकी सेम हो, तो ये सिमिलर कहलाएंगे, ठीक है। कांग्रुएंट में एज इट इज साइड का मेजरमेंट भी सेम हो, ये बात समझ में आ गई। तो ये तो बात रही इसकी। अच्छा, इसका मतलब कि ए बी डी के इक्वल हो जाए, ये सेम का मतलब कि ए बी इक्वल किसके हो जाए, डी के। इसी तरह से ए सी डी एफ के, ए सी इक्वल टू डी एफ के हो जाए, और इसी तरह से बी ई किसके हो जाए, ई पी के, बी ई, बी सी किसके हो जाए, हाँ ई एफ के। आपने ए बी किसके लिया आपने, डी ई के, और ए सी किसके लिया आपने, डी एफ के, और बी सी लिया आपने ई एफ के, बी सी लिया आपने ई एफ के। ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। ये साइड्स आपस में बराबर हो गई, करस्पॉन्डिंग साइड्स। अच्छा, एक चीज़ और ज़रा इसमें कंक्लूजन निकाल लेते हैं। ये नोट करने की बात है कि कांग्रुएंट ट्रायंगल में सिमिलर साइन एक दिखाएगा। ये सिमिलर साइन कैसे होंगे, मैं कह दूँ कि
ये मैंने सिमिलर कहा ना, पहले तो सिमिलर की बात कहा। सिमिलर का एक सिंबल है, अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो ऐसे, ये दोनों सिमिलर अगर हो गए प्रूफ तो ऐसे साइन होंगे, ठीक है। अगर मैं कहूँ ये दोनों कांग्रुएंट हो गए तो कांग्रुएंट में मैं ऐसे करूँगा इक्वल और फिर ऐसे। अब कहोगे कि इक्वल तो ठीक है सर जी, एंगल भी इनके इक्वल है और साइड भी इनके करस्पॉन्डिंग साइड भी सॉरी इक्वल है। फिर इसमें आपने सिमिलर का क्यों लगा दिया? मैंने इसीलिए लगाया कि कांग्रुएंट एंगल, कांग्रुएंट ट्रायंगल आपस में सिमिलर भी हो सकते हैं, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल कांग्रुएंट नहीं होंगे। बात समझ में आई ना? इसलिए तो जो कांग्रुएंट में कभी भी इस तरह के सिंबल रहेंगे। अच्छा, सिमिलर सिंगल का जो प्रोपाउंडर थे, ये एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, गॉटफ्रीड विल्हेम लेबनिज। उन्होंने इस सिंबल का, सिमिलर सिंबल का, सिर्फ सिमिलर का, इस सिंबल का प्रोपाउंडर है, ठीक है। उन्होंने इस सिंबल को इजाद किया था। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि कैसे सिंबल में देखेंगे, कैसे इसमें देखेंगे। हाँ, एक और बच्चे मेरे गलती करते हैं। अगर ये सिमिलर हो गया, ये सिमिलर हो गया तो मैं लिखूं कि ट्रायंगल ABC और ऐसे मैंने लिखा ट्रायंगल DEF। क्या मैं ऐसे इसके बाद ऐसे लिख सकता हूं क्या? ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल EDF ऐसे लिख सकता हूं? सर जी बड़ा देखो, बहुत ही क्लियर, देखो बच्चे गलती करते हैं। सिमिलरिटी में करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे ना, यानी ये इसके करस्पॉन्डिंग कौन होगा? D। तो A और D, यानी कि A के बाद देखो यहाँ फर्स्ट D है और यहाँ A है। अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल E होगा, यानी कि B सेकंड नंबर पे है तो यहाँ भी सेकंड नंबर पे E रहेगा। ये और ये करस्पॉन्डिंग है, देखो E रहेगा। अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा? F है, तो यहाँ पे तीसरे पे है तो यहाँ पे भी ये तीसरे पे F है। लेकिन यहाँ पे देखो A के करस्पॉन्डिंग कौन सा है बेटा? D। A के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या आ गया? E। A के करस्पॉन्डिंग E हो सकता है? नहीं, इसलिए ऐसा नहीं करने का, ये सोच के लिखा गया है। करस्पॉन्डिंग रिस्पेक्टिवली है, ए पहले आया है तो इससे करस्पॉन्डिंग ही यहाँ आएगा, बी इसके बाद है तो इसके बाद करस्पॉन्डिंग ही रहेगा, और सी यहाँ पे तो लास्ट में करस्पॉन्डिंग ही रहेगा। तो इसको ऐसे लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। एक बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इसके बाद मुझे डिस्कस करना है, ये तो हो गया कि सारे ट्रायंगल में सिमिलर साइन ऐसे होते हैं और सारे कांग्रुएंट सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन सिमिलर कांग्रुएंट नहीं हो सकते, ठीक है। कुछ क्राइटेरिया मैं लिखवाऊंगा, क्राइटेरिया फॉर प्रूविंग दैट ट्रायंगल आर सिमिलर। कौन कौन से क्राइटेरिया है जिससे आप प्रूव कर सकते हो कि ये ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक। अब मैं इसको मिटाता हूँ, अब आते हैं कोर टॉपिक पे। कौन कौन सी क्राइटेरिया है जो प्रूफ करेंगे कि ट्रायंगल सिमिलर है। अब बेटा मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको? ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब अगले लेक्चर 18th में मैं इसको प्रूफ करूँगा तो ये सारे काम आएंगे। अभी तक आपने देखा कि सारे एंगल, सभी एंगल करस्पॉन्डिंग इक्वल होगा तो कहेंगे कि सिमिलर है, और सभी साइड के रेशियो इक्वल होगी तो कहेंगे कि ये सिमिलर है। फिर से एक बार मैं लिख दूँ, A इक्वल टू एंगल D, मैंने मिटा दिया, गलती किया, ये B इक्वल टू एंगल E और एंगल C इक्वल टू एंगल F। एंड लिखा था ना, एंड AB अपान DE, AB अपान DE इक्वल टू लिखा था मैंने AC अपान DF और इक्वल टू BC अपान EF, ये था, ये सिमिलरिटी के कंडीशन है। अच्छा, ये तो 9th लेवल की है। मैं अब जब इसको मैं डिराइव करूंगा अगले लेक्चर में थ्योरम 6.3 को, तो ऐसा भी हम पढ़ने चल रहे हैं, ऐसे भी पढ़ेंगे। और 9th में भी आपने पढ़ा है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सभी के सभी हो तो ही ये सिमिलर होंगे, ये सारे के सारे ऐसे हों तो ही सिमिलर होंगे। ये दो भी अगर प्रूफ हो गया तो भी दोनों सिमिलर हो जाएंगे, ये दो भी अगर प्रूफ हो गया तो भी सिमिलर हो जाएंगे, या ये दो प्रूफ हो गए तो सिमिलर हो जाएंगे, या ये दो प्रूफ हो जाएंगे तो भी सिमिलर कहेंगे। तो यहाँ पे क्राइटेरिया में कॉन्सेप्ट आया ए कॉन्सेप्ट, तो मैं पहले अब बात करूँगा, ठीक है। चलिए, तो क्यों हम पढ़ रहे हैं? इस चीज़ के लिए कि कोई ज़रूरी नहीं है सभी। तो फर्स्ट आप देखो कौन सी क्राइटेरिया? ए क्राइटेरिया। ए क्राइटेरिया मतलब अकाउंट कह रहे हैं, एंगल क्राइटेरिया। एंगल में क्या होता है बेटा कि दो ट्रायंगल है, अब इसको मैं मिटा दूँ। चलिए, ये दो ट्रायंगल मेरे पास है, इन दोनों ट्रायंगल के कोई दो
टू पेयर ऑफ कांग्रुएंट एंगल। कांग्रुएंट एंगल मैं बोलूँ तो क्या, कांग्रुएंट ट्रायंगल ही होते हैं। कांग्रुएंट बेटा एक वर्ड है, इसका मतलब हुआ इक्वल। इक्वल तो सिमिलर में भी कांग्रुएंट वर्ड आ सकता है। मैं कहूँ कि ये दोनों इक्वल हैं एंगल, तो कह दूंगा कि ए और डी एंगल कांग्रुएंट है। कांग्रुएंट तो एक वर्ड है ना, वहाँ हमने प्रूफ किया कांग्रुएंट दूसरी बात है, कांग्रुएंट एक वर्ड है, लिटरल वर्ड है। तो ए का मतलब कि दो ट्रायंगल में दो एंगल अगर कांग्रुएंट यानी बराबर हो जाए, यानी कि टू पेयर ऑफ कांग्रुएंट एंगल इक्वल हो जाए, तो कहेंगे कि दोनों ये सिमिलर हैं। इसका मतलब इसमें क्या होगा कि टू एंगल विल बी इक्वल या कांग्रुएंट कह दो, तो कहेंगे कि क्या बोलेंगे ये कि ये दोनों सिमिलर, मैं यहाँ लिख दूँ ये सिमिलर है। ठीक, एक तो एक कंडीशन हो गई। एक ट्रिपल ए की बात होगी जो इसकी बात हम करेंगे। ठीक है, अभी एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लीजिए। ट्रिपल ए का मतलब एंगल। यहाँ पर देखिए दो एंगल ए यानी कि दो ट्रायंगल में कोई दो एंगल अगर इक्वल हो गए तो कह देंगे कि वो सिमिलर हो सकते हैं। टू पेयर ऑफ कांग्रुएंट एंगल, टू पेयर ऑफ कांग्रुएंट एंगल मतलब इस ट्रायंगल के दो, ये और ए इसके अगर इक्वल हो गए तो भी ये आपस में सिमिलर हो जाएंगे। या इस ट्रायंगल के कोई दो एंगल, इस ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हो गए, चाहे ये और ये इक्वल हो गए तो भी ये सिमिलर है, या ये और ये इसके इक्वल हो गए तो भी सिमिलर है। यहाँ पे तीनों की बात कर रहा है ए यानी कि तीन एंगल किसके, इसके तीनों एंगल दूसरे वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हो गए तो भी सिमिलर है। ठीक है, तो एक तो ये कंसेप्ट हो गया। तो ये तो अच्छी बात है। अगर ऐसी केस में कि ट्रिपल ए में सारे एंगल अगर इक्वल हो गए तो वो कौन से हो गए ट्रायंगल, वो तो इक्वी एंगुलर हो गया ना। इक्वी एंगुलर में सारे एंगल बराबर होते हैं। ठीक, एक तो ये हो गया, यानी कि ये इक्वी एंगुलर की बात कर रहे हैं, इक्वी एंगुलर है ना। तीसरा चीज़ ऐसे भी हो सकता है, फिर से ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये अगले लेक्चर में इसको प्रूफ करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल कैसे होती है, क्योंकि जब इसको मैं प्रूफ करूँगा तो बहुत सारे चीज़ें दो स्टेज पे ही मैं फिनिश कर दूंगा। जैसे इसके दो एंगल इस तरह का कहीं दिखेगा तो मैं मान लूँगा कि दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, आइए चलिए अब अगली बात आ गई SAS की। अगला मैं कहूँगा SAS का मतलब साइड एंगल साइड, यानी कि किसी ट्रायंगल का दो साइड और एक एंगल। जैसे ये ट्रायंगल है, इसके दो साइड, ये बेटा दो साइड से ही एक ट्रायंगल बनता है, एंगल बनता है। एंगल के लिए तीन जरूरी है, एक वर्टेक्स और एक साइड, दो साइड और एक वर्टेक्स मिलकर के एंगल बनते हैं। तो मान लिया एंगल ए है, एंगल ए में साइड कौन सी है, ए और ए। देखो अगर किसी ट्रायंगल के साइड एंगल और साइड, इसी तरह से दूसरे ट्रायंगल में साइड एंगल और साइड ये आपस में इक्वल हो जाएं तो भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर कहलाएंगे। फिर से टू साइड ऑफ वन ट्रायंगल, टू साइड इसका मतलब क्या हुआ, टू साइड ऑफ वन ट्रायंगल इक्वल टू टू साइड ऑफ वन ट्रायंगल। फिर से टू साइड ऑफ वन ट्रायंगल इक्वल टू टू साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू, ऐसे समझो, टू साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू टू साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल। तो ऐसी सिचुएशन में भी दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। फिर से टू साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू टू साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल तो भी सिमिलर होंगे। इसका मतलब यही निकला कि दो साइड ऑफ ये दो किसी ट्रायंगल की दो साइड ले लो, ये और ये साइड ले लेंगे, ये दोनों दूसरे ट्रायंगल के साइड के प्रोपोर्शनल होंगी तो ये सिमिलर होंगे। और ओबियसली अगर ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा और इसके बीच में जो एंगल बनेगा, ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, एंगल भी आपस में कांग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल नहीं, एंगल कांग्रुएंट, एंगल इक्वल होंगे। ये बात समझ में आ गई। तो ये SAS है। तो कभी जब इसको हम डिराइव प्रूफ करेंगे, इसमें इस तरह की सिचुएशन बनेगी तो डायरेक्ट मैं रेफरेंस दे दूंगा किसका, SAS। ठीक है, चलिए इसके बाद फोर्थ हुआ, फोर्थ में बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ भी SSS। ठीक है,
क्या रहेगा, एस एस एस। नाइन्थ में भी है, आपको याद होगा। साइड साइड साइड, साइड 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 मतलब कि थ्री साइड ऑफ वन ट्रायंगल, फिर से थ्री साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू थ्री साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल। जैसे इस ट्रायंगल के तीनों साइड, कौन कौन से तीनों साइड, जैसे ये है तो इसके, ये है तो इसके, ये है तो इसके, थ्री साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज प्रोपोर्शनल टू थ्री साइड ऑफ द अनदर ट्रायंगल। अगर ऐसा हो जाता है तो भी दोनों सिमिलर ट्रायंगल कहलाएंगे। तो कहीं इसको डिराइव करूंगा इस थ्योरम को, तो ऐसे कहीं सिचुएशन आ जाएगी तो मैं सीधे इक्वल मान, सिमिलर मान करके अपना तरीका स्टार्ट कर दूंगा, रेफरेंस दे दूंगा बाई एस 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 रूल। ये सारे क्या है बेटा, रूल है। किसके रूल है, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के। ये बात समझ में आ गई। तो थ्री साइड ऑफ वन ट्रायंगल, थ्री साइड अब टू नहीं, थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू थ्री साइड्स ऑफ another ट्रायंगल। ऐसा होता है तो भी क्या होंगे, ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ये बात समझ में आ गई। एक बचा आपका RHS, ये रूल है। और भी हो सकते हैं, हो सकता है हमें ना पता हो, आपको पता हो, ये लिमिट नहीं है, ठीक है। RHS, R का मतलब क्या हुआ बेटा, रेक्टेंगल, यानी कि ये रूल लगेगा रेक्टेंगल में। कहीं ऐसे दो रेक्टेंगल आ जाएं, मैं पहले से बना लूं, कहीं ये दो रेक्टेंगल आ जाएं, ये कहीं दो रेक्टेंगल आ जाए 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, ये हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर, इसका 1 कह दूं, ये 1 कह दूं, ये बेस है, बेस 1 कह दूं, बेस 1 कह दूं, परपेंडिकुलर 1 कर दूं, सॉरी 2 कर दूं, 2 कर दूं, 2 कर दूं, इसका 2 कर दूं, ठीक है। अगर ऐसा है रेक्टेंगल हो, हाइपोटेनियस हो, उसमें साइड्स हो, यानी कि एक रेक्टेंगल, एक हाइपोटेनियस उसका और एक उसका साइड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर दो रेक्टेंगल इस तरह के हैं, 90 डिग्री के रेक्टेंगल होते हैं, तो दो रेक्टेंगल हो, उनका एक रेक्टेंगल का हाइपोटेनियस किसी इसी के एक साइड के रेशियो, यानी कि मान लो ये H1/P1 मैंने ले लिया, ये इक्वल हो जाए दूसरे वाले के हाइपोटेनियस और एक इसी सिमिलर साइड के परपेंडिकुलर वाली का, आर्म का, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए H2/P2 हो जाए तो कहेंगे कि ये दोनों सिमिलर हैं। यानी कि जरूरी नहीं है कि तीनों चारों की बात करें, सभी एंगल की बात करें, सभी एंगल की, ये अब शॉर्टकट तरीके पे चल रहे हैं कि किसी दो से भी काम हो जाएगा। अच्छा, इसमें ऐसे भी हो सकता है कि किसी वन पहले वाले का H1, दूसरे वाले किसी एक आर्म ना, तो ये B1 की बात मैं कर ले रहा हूँ, ऐसे H2/B2, यानी कि कुल कहने का मतलब ऐसा है कि एक ट्रायंगल का हाइपोटेनियस और कोई एक आर्म इक्वल हो जाए, उनकी रेशियो इक्वल हो जाए दूसरे रेक्टेंगल के हाइपोटेनियस और किसी एक आर्म के। किसी मतलब क्या कि अगर इसको ले रहे हैं तो इसको लेंगे, इसको उल्टा नहीं करना है, अगर इसको ले रहे हैं तो इसको लेंगे, ऐसा कहीं हो जाए तो दोनों रेक्टेंगल क्या बोलेंगे, सिमिलर हैं। तो रेशियो ऑफ हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ राइट एंगल इक्वल टू रेशियो ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ वन साइड ऑफ राइट एंगल ऑफ अनदर राइट एंगल इक्वल हैं, तो कहेंगे कि ये दोनों ही सिमिलर हैं। फिर से, रेशियो ऑफ हाइपोटेनियस in one side, ratio of hypotenuse with one side of the right angle is equal to ratio of hypotenuse and one side of another angle is equal, then we will call both rectangle is similar। ठीक है, यहाँ पे एक नोट करने की बात है कि congruent triangle का नोट करने की छोड़िए, नोट करने की मैंने करा दिया, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये सारे के सारे रूल्स हैं, जो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे आर्म सारे एंगल, किसी दो को लेके भी हो सकते हैं सिमिलरिटी, किसी दो आर्म्स को लेकर सिमिलरिटी हो सकती है, तीनों को लेकर भी सिमिलरिटी हो सकती है। ये आपने रूल देखा। अब जो मुझे पॉइंट पे आना है वो बात है, हमें क्या करना है, ये मुझे एक एक्टिविटी करनी है, उस एक्टिविटी से प्रूफ करेंगे कि इस पर कौन सी थ्योरम लगेगी। वो एक्टिविटी ही बता देगी कि थ्योरम कौन से हम अगले लेक्चर में डिराइव करेंगे, सॉरी प्रूफ करेंगे। ठीक है, एक एक्टिविटी मैं करता हूँ, जगह हो जाएगा इतने में। चलिए आइए, मैं एक इसको मैं अगर कहो आप लोग तो मिटा दूँ, इसको मिटा देता हूँ, जगह चाहिए। चलिए, मैंने एक लेंथ लिया, बेस ले लो, कहो
बेस ले लिया, मान लो बी सी मान ला, और दूसरा एक हमने थोड़ा बड़ा से ले लिया है ना, ई और एफ किया, ठीक है। मान लिया कि ये 4 सेंटीमीटर का है और इसको मान लो 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। इस तरह से और भी एक्टिविटी करके देख सकते हो, ये 4 तो ये 5 करके देख लेना, कोई रेडीमेड कोई स्टीरियो टाइप नहीं है। अब बी पॉइंट पे एक हमने 40 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है, 40 डिग्री का, और इस पे भी एक हमने 40 डिग्री का एंगल बना दिया भाई। और इस आर्म के एंड से एक हमने ऐसे बना दिया, ये 60 डिग्री का मेजर करके बनाया मैंने, मेजर करके, ठीक है, 60 डिग्री का। और यहाँ से भी एक हमने 60 डिग्री का मेजर करके बनाया, थोड़ा ऊपर कर देंगे, ठीक है, मेजर करके हमने बनाया। ये कितना बनाया? 60। तो एक ऑब्जर्वेशन देखने की बात है कि अगर ऐसा किया, ऐसे एंगल बदल भी सकते हो, ये 30-70 भी कर सकते हो, कोई नहीं है कि 40-60 और 4-8 पे ही करना है। ये तो एक्टिविटी है और उस डिफरेंट एक्टिविटी करेंगे और ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो जो मैं ऑब्जर्वेशन बताऊंगा ये वही आएगा, चाहे जो भी एक्टिविटी कर लो इस पैटर्न पे, ठीक है। तो 40-60 का एक ट्रायंगल बना दिया मैंने, इसका नाम मैंने ए दे दिया और इसका नाम डी दे दिया, DEF, ठीक है। एक चीज़ हमने ऑब्जर्व किया कि जो इस पे 40 और 60 लिया, तो जो करस्पॉन्डिंग भी तो हमने 40 और 60 लिया था, ये तो जानबूझ के लिया था। 40 इस पे बनाया तो 40 यहाँ से खींचा, 60 यहाँ से खींचा तो 60 यहाँ से खींचा, ये तो मैंने जानबूझ के लिया। लेकिन जो अनजाने में जो ऑब्जर्वेशन आया कि ऐसे अगर बनाते हो तो जो ये वाला एंगल होगा वो 80 का ही आएगा, और ये वाला एंगल है वो कितने का आएगा? 80 डिग्री का ही आएगा। इसका मतलब कि किसी दो ट्रायंगल में एक एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो और दूसरा भी करस्पॉन्डिंग बराबर हो, तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। अगर कहीं मुझे इसको प्रूफ करने में ऐसे चीज़ आ जाएगा तो मैं ऐसे ही समझ लूँगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देखा आपने कि अगर 4 सेंटीमीटर के बेस पे आपने दो एंगल बनाया, तो इसका तो मेजरमेंट पता नहीं हमें, ए बी का, ए भी नहीं पता है, सिर्फ ये पता है, ए भी नहीं पता, ए भी नहीं पता। लेकिन ये पता है कि ऐसे ऐसे एंगल आपने बनाया, ये तो ऑटोमेटिकली दोनों 80-80 बराबर होंगे ही। और इस पे जो आर्म है उसको मेजर करोगे ना, तो इस आर्म के जो करस्पॉन्डिंग आर्म आएगी, इन दोनों के रेशियो और इस आर्म का जो मेजरमेंट होगा और इस आर्म का मेजरमेंट का रेशियो निकालोगे तो वो भी आपस में इक्वल ही आएगी। फिर से अगर ये 4 का है, मान लीजिए कि आपने ये 2 सेंटीमीटर के लिया और इसको आपने ये 2 सेंटीमीटर लिए ना, ये 2 सेंटीमीटर आपने लिया तो ये 4 आ जाएगा। ये 2 सेंटीमीटर लिए तो आप नाप के देखना ये 4 आ जाएगा। अगर 3 लिए तो ये नाप के देखना ऑटोमेटिकली ये 6 सेंटीमीटर का आ जाएगा। तो क्या मैंने बोला कि प्रोपोर्शनेट रेशियो भी बराबर हो जाएगी? हाँ, ए बी देखो, ए बी अपन डी ई ये दो ट्रायंगल में दोनों के आर्म्स की प्रोपोर्शन देखेंगे, ठीक। और ए सी अपन डी एफ, ए बी कितना है बच्चों? ए बी कितना आपका 2 है, ठीक है। और ये डी कितना है? 4 है, इक्वल टू ये कितना है? 3 है, और ये कितना है? 6 है। और एक और ले लो, इसको भी ले लेते हैं, बी सी प्रोपोर्शनल ई एफ, तो बी सी कितना हो गया? ये 3 है, ये हो गया 4 और 8। देखो दोनों को रेशियो ये 2 से करोगे ये 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा और ये भी 1/2 आएगा। देखो सारे के सारे 1/2, यानी इसका आर्म का इसका रेशियो, इस आर्म का इस आर्म का सारे रेशियो भी आपस में बराबर हो गए। तो क्या ऑब्जर्वेशन निकला कि अगर ऐसे कोई दो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो दो ट्रायंगल का, ए बी सेम, ए बी सेम, तो इनका तीसरा एंगल अपने आप दोनों ट्रायंगल का बराबर होगा। हाँ, दोनों ट्रायंगल का मेजरमेंट करेंगे आर्म्स का तो वो बराबर तो नहीं होंगे। देखो ये 2 है, ये 4 है, कैसे बराबर होंगे? मेजरमेंट बराबर नहीं होगा, बट करस्पॉन्डिंग रेशियो बराबर आएगी। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आएगी। तो जो मैंने अभी बोला उसी को मैं अगर लिख दूं अंग्रेजी में तो देखो क्या यही नहीं आएगा जो मैंने लिखा है? क्या लिखा है? इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। देखो ये करस्पॉन्डिंग ए इक्वल लिया था, ए लिया था, तो ये तो अपने आप इक्वल हो गया, यानी कि सारे करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल है। देन अगर ऐसा हो तो करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। देखो मैंने 1/2 निकाला,
एंड हेंस टू ट्रायंगल आर सिमिलर। अगर ऐसा हो कि करस्पॉन्डिंग एंगल सबके बराबर हो और इनके आर्म के रेशियो बराबर हो तो ही तो सिमिलर होते हैं। इससे जस्ट पहले तो मैंने सिमिलर का डिफिनेशन में बताया था कि ऐसा हो तो सिमिलर ट्रायंगल कहलाएंगे। तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ है, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। तो इसी को मैंने लिख दिया, इंग्लिश में लिख दिया, तो क्या बन गया, थ्योरम 6.3 बन गया। और इसी थ्योरम को ए जो मैंने बताया था कहते हैं कि ए में क्या करेंगे कि सारे एंगल भी आपस में इक्वल हो और प्रोपोर्शनेट रेशियो भी सबकी आपस में आर्म्स की साइड्स की इक्वल है, तो थ्योरम 6.3 कहलाती है। अगले लेक्चर 18 में अब मैं इस थ्योरम को प्रूफ करूंगा। उस प्रूफ में जितना अभी सिमिलरिटी क्राइटेरिया हमने पढ़ा था ये सारे के सारे काम आएंगे और शॉर्टकट तरीके से इनका यूज कर देंगे, रेफरेंस दे देंगे बाई SAS बाई AAA बाई SAS बाई SSS बाई RHS। जरूरत पड़ेगी तो यहाँ दे करके आगे निकल जाऊँगा, ठीक है। इसीलिए मैंने एक्सरसाइज किया, पढ़ा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आज के लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। और अगर कोई लेक्चर में प्रॉब्लम हो, मैंने कुछ गलती कर दी हो, कुछ और अच्छा से हो सकता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपका वेलकम रहेगा, मैं इम्प्रूव करूँगा। मैं डेली अपील करता हूँ, आज भी अपील कर रहा हूँ, राष्ट्र आपका है, राष्ट्र हित में बिजली बचाए। आपकी छोटी सी बचत किसी घर का उजाला बन सकती है। प्लीज सेव इलेक्ट्रिसिटी इन द इंटरेस्ट ऑफ योर एंड आवर नेशन। योर इलेक्ट्रिक सेविंग मे बी यूजफुल टू नीडी माइंडेड। थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ए पनिशेबल ऑफेंस। बिजली की चोरी एक दंडनीय अपराध है। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।